हेलो बच्चों, आई एम एस के झा, फाउंडर ऑफ फिजिक्स क्लासेज कंकड़बाग पटना। आई हैव 24+ years of experience teaching for IIT and NEET students. Today we will discuss about the most important branch of physics, mechanics. फिजिक्स का एक ब्रांच स्टार्ट करते हैं जिस ब्रांच का नाम क्या है, मैकेनिक्स है। और पहले समझते हैं मैकेनिक्स क्या होता है और उसके बाद हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे मैकेनिक्स का, यूनिट एंड डायमेंशन। सबसे पहले समझते हैं मैकेनिक्स क्या है। तो किसी भी बॉडी के मोशन का स्टडी जब लो स्पीड पर करते हैं तो उसको हम मैकेनिक्स कहते हैं। द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ए मटेरियल बॉडी एट लो स्पीड इज कॉल्ड मैकेनिक्स। अब आप किसी को ये कहेंगे जो किसी बॉडी के मोशन का स्टडी करना लो स्पीड पर मैकेनिक्स कहलाता है, तो आपको कहेंगे जो हम कैसे मान लें जो लो स्पीड पर मोशन का स्टडी करना मैकेनिक्स कहलाएगा। तो फिर आपको इसका प्रूफ देना पड़ेगा। चलिए, प्रूफ के लिए हम लोग एक कहानी सुनते हैं और कहानी को दो भागों में बांट देंगे और जब कहानी कंप्लीट होगा तो ऑटोमेटिकली आपको प्रूफ मिल जाएगा इस चीज़ का जो क्यों लो स्पीड पर स्टडी किया जाता है। चलिए, इसके प्रूफ के लिए हम कहानी सुनते हैं और कहानी को दो भागों में बांटेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा। एक भाग में रखेंगे हम आइजैक न्यूटन को और दूसरे भाग में रखेंगे, कहानी के दूसरे भाग में रखेंगे एल्बर्ट आइंस्टाइन को। चलिए ध्यान देते हैं। सबसे पहले आइजैक न्यूटन पर ध्यान देते हैं। आइजैक न्यूटन, देखिए ध्यान दीजिएगा। 25 दिसंबर 1642 को आइजैक न्यूटन का जन्म हुआ था इंग्लैंड के लिंकन शायर के एक गांव में। और 25 दिसंबर 1642 क्रिसमस डे के दिन इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने फिजिक्स को बहुत कुछ दिया, जैसे लॉज ऑफ मोशन दिया, इन्होंने ग्रेविटेशन का लॉ दिया, इन्होंने कैलकुलस के बारे में बताया, इन्होंने न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन दिया, हम कोलिजन में पढ़ेंगे। उसके बाद न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग दिया, उसके बाद इन्होंने न्यूटनियन टेलीस्कोप दिया, इसके बाद इन्होंने न्यूटन्स फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड दिया। इस प्रकार इन्होंने फिजिक्स को बहुत कुछ दिया। तो बदले में फिजिक्स भी इनको देगा। और जैसे हम कहीं जाते हैं कुछ ले करके, तो जब वहाँ से आते हैं तो बदले में हमें कुछ मिलता है। उसी तरह फिजिक्स को बहुत कुछ दिया न्यूटन ने, तो बदले में फिजिक्स ने भी न्यूटन को दिया। और क्या दिया, जो आज से कोई मैकेनिक्स को मैकेनिक्स नहीं कहेगा, बल्कि मैकेनिक्स का नाम न्यूटनियन मैकेनिक्स के रूप में जाना जाएगा, न्यूटन के नाम से जाना जाएगा। और मैकेनिक्स का नाम पड़ गया न्यूटनियन मैकेनिक्स। और जब मैकेनिक्स का नाम न्यूटनियन मैकेनिक्स पड़ गया तब तो यहाँ न्यूटन का लॉ एप्लीकेबल होना चाहिए। और न्यूटन का लॉ क्या होता है, तो आप 3 लॉ पढ़ेंगे न्यूटन का, लेकिन इसमें दूसरा लॉ जो होता है F=ma, इसी में पहले और तीसरे लॉ भी समाये होते हैं। यानी कि तीनों लॉ एक तरह से सेकेंड लॉ ही होता है। इसको लॉज ऑफ मोशन में प्रूफ करेंगे। जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज कंटेनिंग फर्स्ट एंड थर्ड लॉ। इसका मतलब न्यूटन का लॉ जो है वो F=ma है, F=ma। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर सपोज कीजिए किसी बॉडी का मास 10 kg है और वो बॉडी रेस्ट में है, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा 0 और उसका वेलोसिटी हो जाता है 10 मीटर पर सेकेंड। और 5 सेकेंड के बाद तो t=5 सेकेंड। अब अगर हम फोर्स निकालते हैं तो फोर्स इजिकल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, फोर्स इजिकल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। मास का वैल्यू आपको 10 kg और एक्सीलरेशन हम लोग आगे पढ़ेंगे v-u/t। और इस प्रकार 10 और v का वैल्यू 10 और u का वैल्यू 0 और टाइम 5 सेकेंड। अब ये 5 से 10 कट जाएगा, 2 यानी 20 न्यूटन फोर्स हो जाएगा। अब ध्यान देंगे, न्यूटन ने कहा था जो मास एब्सोल्यूट है और टाइम एब्सोल्यूट है, अर्थात इसका मतलब हुआ जो मास और टाइम स्पीड के अनुसार नहीं चेंज करेगा। अर्थात जो मास रेस्ट में होगा वही मास आपको मूव करते हुए होगा। यानी मास उनके अनुसार एब्सोल्यूट था और टाइम भी एब्सोल्यूट था।
तो अभी तक की कहानी से पहले भाग की कहानी कंप्लीट हुई। इससे आपने क्या सीखा? इस कहानी से हमने केवल इतना सीखा, जो मैकेनिक्स को न्यूटनियन मैकेनिक्स के नाम से जानते हैं, इसलिए न्यूटन का लॉ इसमें एप्लीकेबल होना चाहिए। और न्यूटन का लॉ F=ma है, और m यहाँ पर एब्सोल्यूट है, और टाइम भी यहाँ पर एब्सोल्यूट है। तो मास और टाइम जब नहीं चेंज करेगा स्पीड के अनुसार, तभी ये लॉ एप्लीकेबल होगा, क्योंकि उन्होंने कहा था मास और टाइम एब्सोल्यूट है, मतलब स्पीड चेंज होने से नहीं चेंज होगा। जैसे कोई बॉडी रेस्ट में जितना मास होगा, चलने के बाद भी उसका मास उतना ही रहेगा, उसको कहेंगे एब्सोल्यूट, मतलब परिवर्तन नहीं होगा, मास में और टाइम में परिवर्तन नहीं होगा। अगर रेस्ट में है तो उतना ही टाइम बीतेगा, और चलने पर भी उतना ही टाइम बीतेगा, यानी टाइम भी एब्सोल्यूट है न्यूटन के अनुसार। अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से में, जिनका नाम है एल्बर्ट आइंस्टाइन। ध्यान दीजिएगा, इनका जन्म हुआ था 14 मार्च 1879। 14 मार्च 1879 को इनका जन्म हुआ था, और इन्होंने दुनिया को एक थ्योरी दिया जिसमें कहा मास एब्सोल्यूट नहीं बल्कि मास स्पीड के अनुसार चेंज करेगा। और किस फॉर्मूला से? m=m0 डिवाइडेड बाय 1 - v² c/c² यहाँ पर m0 हो गया रेस्ट का मास, यानी कि m0 कहिए या m0 कहिए, ये रेस्ट, जब बॉडी रेस्ट में रहेगा उस समय का मास, और m होगा जिस समय आपका स्पीड v होगा उस समय का मास, और c होगा स्पीड ऑफ लाइट, जिसका वैल्यू फिक्स होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब समझिएगा प्रैक्टिकल भाषा में, मान लीजिए आपका मास रुके हुए स्थिति में 60 kg है, m0 = 60 kg है, और जब आप एक अंतरिक्ष यान में बैठ जाते हैं, कि स्पेसशिप में बैठ जाते हैं, जिसका स्पीड है √5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब उस समय देखते हैं मास हमारा कितना आएगा, तो m m0 और डिवाइडेड बाय 1 - v²/c²। अब इसको आगे बढ़ाते हैं तो m0 का वैल्यू देंगे 60 kg, और √1 - v² का वैल्यू कितना, √5 × 10⁸, स्क्वायर करेंगे तो √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5, और 8 का स्क्वायर 16, क्योंकि पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 10 का पावर 8 का स्क्वायर 10⁸ का स्क्वायर 10⁻16 हो जाएगा। अब c² का वैल्यू कितना है 3 × 10⁸, स्क्वायर करेंगे तो 9 × 10⁻16 हो जाएगा, और ये कट जाएगा, और इस प्रकार आपका वैल्यू आ गया 60, और इसमें 9 एलसीएम लेंगे तो 9 - 5 4 हो जाएगा, 4/9। आप 4/9 को 2/3 लिख सकते हैं, रूट निकालेंगे तो, और 3 ऊपर चल जाएगा, और इसका वैल्यू आ जाएगा 90 kg। इसका मतलब आपने देखा, जो मास एब्सोल्यूट नहीं था, बल्कि आपको स्पीड चेंज करने से मास में चेंजिंग आ गया, जबकि न्यूटन के अनुसार मास क्या था, एब्सोल्यूट था, मतलब रेस्ट में जितना मास होगा उतना मास स्पीड होने पर भी होगा। न्यूटन के अनुसार मास एब्सोल्यूट था, लेकिन मास यहाँ पर चेंजिंग आ गया। अब थोड़े से हम इस स्पीड को चेंज करके देखते हैं, ध्यान देंगे बढ़िया से। अगर सपोज कीजिए हम स्पीड को थोड़ा कम कर देते हैं, स्पीड को थोड़ा कम कर देते हैं, और मान लीजिए 300 मीटर पर सेकेंड कर देते हैं, 300 मीटर पर सेकेंड कर देते हैं, स्पीड का वैल्यू कर देते हैं 300 मीटर पर सेकेंड। जो स्पीड है तो कम लाइट के रिस्पेक्ट में, लेकिन प्रैक्टिकल में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे, मैं यूनिट डायमेंशन में सिखाऊंगा कैसे चेंज करना है, लेकिन तब तक ये समझिए जो किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे तो ये 1080 किलोमीटर आ जाएगा, आपको 1080 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, है ना। तो ये स्पीड कम नहीं हुआ लेकिन हमारे प्रैक्टिकल में, लेकिन लाइट के रिस्पेक्ट में ये कम हुआ, क्योंकि लाइट का स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, और 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के रिस्पेक्ट में तो ये बहुत कम हुआ। इसलिए कहते हैं जो लाइट के रिस्पेक्ट में तो ये कम है, लेकिन हमारे प्रैक्टिकल में बहुत ज़्यादा है। कि बहुत ज़्यादा क्यों है? क्योंकि 1080 किलोमीटर पर आवर हम लोग
जब ट्रेन में जाते हैं, बुलेट ट्रेन में भी बैठेंगे तभी 350 से 400 किलोमीटर पर आवर होगा। इसका मतलब ये स्पीड बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम लाइट के रिस्पेक्ट में कंपेयर करें तो ये स्पीड बहुत कम है। चलिए ध्यान देंगे अब 300 होने पर क्या होगा, फिर निकालते हैं। m इज इक्वल टू एम नॉट डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब देखिए एम नॉट का वैल्यू 60 kg और डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर का वैल्यू 300 का स्क्वायर और सी स्क्वायर मतलब 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर 9 10⁻16 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 60 और डिवाइडेड बाय 1 माइनस 9 और 2 का स्क्वायर 4 यानी 10⁻4 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या 9 10⁻16, इसको काटेंगे तो 9 9 कट जाएगा और ये 12 आ जाएगा। अब देखिए इसको 16 और इसमें एलसीएम ले लिए 10⁻12 तो 10⁻12 माइनस 1 ओवर रूट बाई 10⁻12। अब सोचिए अगर 1000 में एक घटाते हैं तो आप उसको नेगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन ये तो 1000 नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा है। कितना है 10⁹ को 1 बिलियन कहते हैं तो 10⁹ इंटू 10⁻3 हो जाएगा ये, यानी कि 1000 बिलियन। और 1000 बिलियन में 1 घटाएंगे तो क्या होगा, वो नहीं के बराबर घटेगा, क्योंकि एक तरह से हुआ समुद्र में से एक लोटा पानी निकालना। तो समुद्र में से अगर एक गिलास या एक लोटा पानी निकालेंगे तो क्या समुद्र का पानी घट जाएगा। उसी तरह यहाँ 10⁻12 में से 1 घटाएंगे तो 10⁻12 ही बच जाएगा। और इस कारण से कैलकुलेशन कहाँ पहुँच जाएगा आपको 60, और ये 10⁻12 माइनस 1 10⁻12 ही रह जाएगा और 10⁻12 और ये कट जाएगा और हो गया 60/1 इज इक्वल टू 60 kg। इसका मतलब ये प्रूफ हो गया आपको, जो स्पीड अगर ज़्यादा होगा, स्पीड अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, उस समय मास चेंज होगा, लेकिन स्पीड अगर कम होगा तो मास में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। इसका मतलब मास एब्सोल्यूट है जब स्पीड कम होगा तब, यानी कि न्यूटन का लॉ कहाँ पर, जब हाई स्पीड है तब तो नहीं काम करेगा क्योंकि मास एब्सोल्यूट नहीं होगा, लेकिन लो स्पीड होगा तब तो मास एब्सोल्यूट हो जाएगा। और इस प्रकार मास क्या होगा, आपको नहीं चेंज करेगा और इसलिए न्यूटन का लॉ एप्लीकेबल हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग थोड़ा सा टाइम के बारे में भी देख लेते हैं, टाइम कैसे चेंज करता है। चलिए ध्यान देंगे इस बात को आप। चलिए ध्यान देंगे, टाइम का रिलेशन आप समझिएगा। जैसे देखिए मास का रिलेशन था वैसे ही टाइम का रिलेशन आइंस्टाइन ने दिया था और कहा था टी इज इक्वल टू टी नॉट डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान देंगे ये क्या है टी नॉट और टी, समझिएगा। ये टी इज इक्वल टू टी नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। यहाँ पर हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए 2 स्टूडेंट मेरे पास पढ़ने आए ए और बी, और दोनों की आयु थी 15 ईयर्स। कितने ईयर्स, 15 ईयर्स। और गुरुकुल वाला सिस्टम चलता है। मेरे पास मान लीजिए 12 ईयर्स के स्टडी के लिए आए हैं, तो मैंने ए को अपने पास रख लिया 12 ईयर्स तक, यानी कि मेरे क्लासरूम में बैठ करके पढ़ेंगे वो। और बी को मैंने भेज दिया एक स्पेसशिप में जिसका स्पीड कितना था, तो √5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखिए ये तो ए जो है वो पृथ्वी पर ही रहेगा, इसलिए ये क्या करेगा, तो ये रेस्ट में ही माना जाएगा। क्यों, अगर बाइक से भी चलता है, कार से भी चलता है, एरोप्लेन से भी चलता है, तो वो स्पीड इतना नहीं होगा जो लाइट के रिस्पेक्ट में कंपेयर कर सकेगा, वो नेगलेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये रेस्ट में ही माना जाएगा। लेकिन ये जो स्पेसशिप में ट्रैवल कर रहा है ये तो मोशन में माना जाएगा, इसका स्पीड तो माना जाएगा क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा स्पीड है। अब देखिए यहाँ पर इनके लिए ये टाइम कितना है, 12 ईयर्स है, लेकिन इनके लिए इनका टाइम कितना बीतेगा, इनके रेफरेंस में ये टाइम कितना होगा उसको निकालते हैं। चलिए तो यहाँ पुट कर देंगे हम कितना, ये टाइम है इनके लिए, है ना। तो ये टाइम हो गया कितना, आपको समझिएगा 12 ईयर्स। और ये टाइम इनका टाइम इनके रिस्पेक्ट में निकाला है, इनके लिए ये टाइम टी नॉट हुआ, तो ये कितना हो जाएगा निकालना है। और डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर, तो वी का वैल्यू कितना है √5 का स्क्वायर 5 और 10⁻16।
और डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, इनके 9 × 10⁻16 हो जाएगा, और ये दोनों कट गया और आपको आ गया टी नॉट डिवाइडेड बाई 9 में से 5 एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 एलसीएम लेंगे तो 9 - 5 कितना 4, और बाई 9 ये फिर वही आ जाएगा 3T0/2 और इजिकल टू 12। और इस तरह से टी नॉट का वैल्यू कितना आ गया 8 ईयर्स। इसका मतलब ये जब पृथ्वी पर वापस आएंगे स्टडी के बाद तो इनकी आयु मात्र 8 साल बीती रहेगी, और जब पृथ्वी पर वापस आएंगे तो बी की आयु होगी, बी का एज कितना हो गया रहेगा 23 ईयर्स, ये बी का एज हो गया, और ए का एज हो गया रहेगा 27 ईयर्स। इसका मतलब जब पृथ्वी पर लौट के आएगा बी तो उनकी आयु मात्र 23 ईयर्स होगी। इसका मतलब उन्होंने भविष्य में प्रवेश कर लिया, क्योंकि जो घटना पृथ्वी पर उनको 27 ईयर्स में देखना चाहिए था वो 23 ईयर्स में देखेंगे, यानी 4 साल पहले बाद की घटना को पहले देख लेंगे वो, और इनकी आयु 27 ईयर्स रहेगी। इस प्रकार टाइम भी एब्सोल्यूट नहीं है आइंस्टाइन के अनुसार। और आपने देखा जो स्पीड जब ज़्यादा था तो मास इंक्रीज कर रहा था, लेकिन जब स्पीड ज़्यादा हुआ तो टाइम स्लो हो गया था यहाँ पर। इसका मतलब टाइम और मास में एक तरह से संबंध देखे तो इन्वर्सली का रिलेशन आ गया। लेकिन वही अगर हम स्पीड कम कर देते तो फिर यहाँ पर वही चीज़ होता 300 का स्क्वायर और 3 × 10⁻8 का स्क्वायर, और फिर वही नेगलेक्ट हो जाता और फिर उसके लिए भी टाइम आ जाता है 12 ईयर्स ही। इसका मतलब स्पीड कम होगा तो निश्चित तौर पे क्या होगा, मास भी एब्सोल्यूट होगा और टाइम भी एब्सोल्यूट होगा, अर्थात टाइम और मास दोनों एब्सोल्यूट होंगे, और उस समय आपको क्या होगा, जो आपको न्यूटन का लॉ एप्लीकेबल हो जाएगा। अब इस कहानी से आप इतना तो समझ गए होंगे, जो किसी भी बॉडी के मोशन का स्टडी लो स्पीड पर करना क्यों मैकेनिक्स होता है। आप तो आराम से समझा देंगे किसी को, क्या कहेंगे, क्योंकि मैकेनिक्स को न्यूटन का मैकेनिक्स कहा जाता है, इसलिए न्यूटन का लॉ इसमें एप्लीकेबल होना चाहिए। और हमने देखा न्यूटन का जो लॉ है वो कम स्पीड वाले बॉडी के लिए ही लागू हो रहा था, क्योंकि मास और टाइम तभी एब्सोल्यूट था जब स्पीड कम था, और स्पीड ज़्यादा होने पर देखा हमने क्या, जो टाइम भी एब्सोल्यूट नहीं है और मास भी एब्सोल्यूट नहीं है, और इस प्रकार हमने देखा लो स्पीड पर ही न्यूटन का लॉ एप्लीकेबल होगा। और इसी कारण से हम कहते हैं जो किसी बॉडी के मोशन का स्टडी कम स्पीड पर करना क्या कहलाता है, मैकेनिक्स कहलाता है। मुझे लगता है इतना समझ गए होंगे आपको। इसीलिए कहा जाता है सिंस मैकेनिक्स इज ऑल्सो नोन एज न्यूटनियन मैकेनिक्स, सो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन मस्ट बी अप्लाइड इन दिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स, एंड वी नो दैट न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इज applicable only for that body which speed is very low, so that is why the study of motion of the material body at low speed is called mechanics। लेकिन आपने इतना तो समझ में, आप तो किसी को जवाब दे देंगे, आप क्या कहेंगे, किसी भी बॉडी के मोशन का स्टडी लो स्पीड पर करना मैकेनिक्स कहलाता है, और कम स्पीड पर इसलिए करते हैं क्योंकि न्यूटन मैकेनिक्स को न्यूटनियन मैकेनिक्स कहा जाता है, इसलिए न्यूटन का लॉ इसमें एप्लीकेबल होना चाहिए। और हम जानते हैं न्यूटन का लॉ कम स्पीड वाले बॉडी के लागू होता है, इसलिए मैकेनिक्स को कम स्पीड पर स्टडी किया जाता है। चलिए, लेकिन इस कहानी से एक और चीज़ आपने सीखा, जो ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर आपने देखा जो स्पीड बढ़ने से क्या हुआ, मास तो इसका 90 kg हो जाएगा, लेकिन टाइम इसके लिए क्या हो गया, स्लो हो गया, यानी कि टाइम कम हो गया। इसका मतलब टाइम और मास के संबंध में देखें तो मास का इन्वर्सली में आ रहा है टाइम, इसका मतलब टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास हो जाएगा। और जब इस टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मास को देखेंगे तो मास जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ टाइम स्लो हो जाएगा, है ना। और इसका मतलब ये हुआ जो दुख के दिनों में हमारे मन का मास ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हमारा स्लो हो जाता है टाइम बीतना, और जब सुख के दिन में आते हैं तो हमारे मास क्या हो जाते हैं, मन के हल्के हो जाते हैं, और जिसके कारण क्या होता है, टाइम आपका फास्ट बीतने लग जाता है। इसलिए सुख के दिन जल्दी बीत जाते हैं और दुख के दिन बीतने में टाइम लग जाते हैं। समझ गए मेरी इस बात को, है ना। अब कोई आपसे कहेगा जो मन के मास को कैसे आप जानेंगे चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, दुख के समय भी तो बॉडी का वेट वही रहेगा और सुख के दिनों में भी बॉडी का वेट वही रहेगा, तो बॉडी के वेट के मन के वेट से क्या लेना देना है। मन का वेट, मन तो क्या करेगा, बॉडी के दूसरे हिस्से से मास को खींच के अपने ऊपर ले आएगा, और
जब मन सुख में रहेगा तो क्या करेगा, अपना मास रिलीज करके क्या करेगा, बॉडी के दूसरे हिस्से में डाल देगा। और इस कारण से बॉडी के मास से इसका कोई संबंध नहीं, बॉडी का टोटल मास तो उतना ही रहेगा क्योंकि मन तो बॉडी के अंदर में ही है। इस कारण से मन का मास घटेगा और बढ़ेगा और वो बॉडी के दूसरे हिस्से से मास लेगा और देगा, इसलिए मन का मास चेंज होता है। आप समझ गए होंगे। फाइनली आपने क्या सीखा, सबसे पहले ये सीखा जो किसी भी बॉडी के मोशन किसी भी बॉडी के मोशन का स्टडी जब लो स्पीड पर करते हैं तो उसको मैकेनिक्स कहते हैं। और लो स्पीड पर इसलिए स्टडी करते हैं क्योंकि मैकेनिक्स को न्यूटनियन मैकेनिक्स कहा जाता है, इसलिए न्यूटन का लॉ इसमें लागू होना चाहिए। और न्यूटन का लॉ कम स्पीड वाले बॉडी के लिए ही लागू हो रहा है, इसलिए मैकेनिक्स को कम स्पीड पर स्टडी किया जाता है। बाकी इन सब फार्मूला को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में। अभी तब तक आपको कोई पूछेगा तो आप इतना जवाब दे देंगे जिससे आपको सिर नीचे नहीं होगा। क्या कहेंगे, किसी बॉडी के मोशन का स्टडी लो स्पीड पर करते हैं तो उसको हम मैकेनिक्स कहते हैं। फिर कोई पूछेगा क्यों लो स्पीड पर स्टडी करते हैं तो आप उनको कहिएगा क्योंकि मैकेनिक्स को न्यूटन का मैकेनिक्स भी कहा जाता है, इसलिए न्यूटन का लॉ इसमें लागू होना चाहिए। और न्यूटन का लॉ कम स्पीड वाले बॉडी के लिए ही लागू होता है, इसलिए मैकेनिक्स को कम स्पीड पर स्टडी किया जाता है। अब अगर आपसे पूछ देगा जो न्यूटन का लॉ कम स्पीड के लिए क्यों लागू होता है तो आप कहिएगा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे तो बता देंगे, और नहीं तो फिर अगर ये बता सकते हैं तो बता दीजिएगा, और नहीं तो कहिएगा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे तो बता देंगे। उस समय भी मैं इस बात की चर्चा करूंगा, उस समय भी आप पढ़ करके फिर बता सकते हैं। अभी तो मैंने आपकी संतुष्टि के लिए बताया, समझ में आ गई होगी मेरी बात। चलिए अब इसके बाद हम लोग डायमेंशन और यूनिट डायमेंशन एंड एरर एनालिसिस मैकेनिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। समझ गए होंगे बात। चलिए।